टुवर्ड्स और अनदर टॉपिक दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो गई कार्बोहाइड्रेट की। सो अब जो ये जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो एब्जॉर्ब किस तरह से होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। सो वो बेसिकली 3 मैकेनिज्म्स को फॉलो करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 3 मैकेनिज्म्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करते हैं इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम। उसमें हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें 2 तरह की ट्रांसपोर्ट आ जाती है, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन जिसको आप कह सकते हैं, या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, सो इसको हम पैसिव क्यों कहते हैं? बिकॉज ईजिली पास ऑन हो जाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं वो ईजिली पास ऑन हो जाते हैं फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस सेल मेम्ब्रेन। उनको किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ से गुजरने के लिए। ठीक है, सो इसलिए ये क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या फ़र्क है? सिंपल डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ईजिली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देते हैं विदाउट द एड ऑफ एनी प्रोटीन चैनल। लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, जैसे जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस वगैरह हैं, वो आपको पता है सेल मेम्ब्रेन से इजीली नहीं पास ऑन हो सकते। सो इसीलिए जो मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज करते हैं प्रोटीन चैनल्स को सेल मेम्ब्रेन में से गुजरने के लिए, ताकि वो सेल के अंदर मूव कर सके, वो क्या किस तरह की डिफ्यूजन कहलाती है? उसको आप कहते हो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट जो है वो पैसिव डिफ्यूजन भी यूज़ करते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो फैसिलिटेटेड या कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन इस्तेमाल करते हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यूटिलाइज करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली एनर्जी रिक्वायर होती है। देखिए यहाँ पर आपको एटीपी भी नज़र आ रहा होगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज्म है उसके अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द डिटेल्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हम स्पेसिफिकली ग्लूकोज की बात करें यहाँ पर, तो ग्लूकोज आपको पता है एक मोनोसेकेराइड है। अब वो किस तरह से एब्जॉर्ब होगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो आपको पता है ये एपिथेलियल सेल्स जो हैं दे हैव स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल्स जो इन्वॉल्व है इन द डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स और डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स। अब यहाँ पर अगर आपको एपिथेलियल सेल की एक फंक्शन के बारे में पता हो कि एपिथेलियल सेल्स जो है उनकी एक स्पेसिफिक अपीयरेंस होती है। उनकी क्या अपीयरेंस होती है? उनकी एक एपिकल मेम्ब्रेन होती है, जो ये वाली है एपिकल मेम्ब्रेन होती है, और एक उनकी बेसल सरफेस होती है। ठीक है, या इसको बेसोलेटरल सरफेस भी आप कह सकते हो। ये एक दूसरे से डिफरेंट होती है, एपिकल मेम्ब्रेन भी और बेसल मेम्ब्रेन भी। यहाँ पर अगर आप बेसल मेम्ब्रेन की तरफ देखो तो यहाँ पर आपको सोडियम पोटेशियम पंप नज़र आ रहा होगा, जो क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली 3 सोडियम आइंस को सेल से बाहर मूव आउट कर रहा है इन एक्सचेंज विद 2 पोटेशियम आइंस। ठीक है, सो 2 पोटेशियम आइंस सेल के अंदर मूव कर रहे हैं और 3 सोडियम आइंस जो है वो सेल से बाहर मूव कर रहे हैं। अब अगर ये कॉन्स्टेंटली पंप आउट करता रहेगा सोडियम आइंस को बाहर, ये पंप जो है सोडियम पोटेशियम पंप, तो यहाँ पर तो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, एपिथेलियल सेल के अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी, आपको पता है कि चीज़ें हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। तो यहाँ जो ल्यूमन है, इंटेस्टाइनल ल्यूमन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम मौजूद होगा। तो इस को फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पे जो सोडियम आयंस की कमी हो गई है, इसको फुलफ़िल करने के लिए ये सोडियम है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा। तो जैसे ये सोडियम इस प्रोटीन चैनल, क्योंकि सोडियम आपको पता है आयन है, तो वो ईजिली नहीं गुजर सकता सेल मेम्ब्रेन में से, तो उसको एक प्रोटीन चैनल की ज़रूरत है। तो सोडियम आयंस एक प्रोटीन चैनल के थ्रू सेल के अंदर मूव करेंगे। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ग्लूकोज भी इसके थ्रू एपिथेलियल सेल के अंदर मूव हो जाएगा। मींस जो सोडियम और ग्लूकोज आइंस हैं वो आपस में, सोडियम आइंस एंड ग्लूकोज, ये दोनों सिम्पोर्ट होते हैं। सिम्पोर्ट का क्या मतलब होता है? एट अ टाइम जब 2 मॉलिक्यूल्स या आयंस एक ही चैनल से मूव करते हैं इनसाइड द सेल, तो आप उसको सिम्पोर्टर कहते हो। ठीक है, तो ये एंड व्हाट काइंड ऑफ मैकेनिज्म इट इज़? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट। और अगर मैं इस पोटेशियम पंप के हवाले से बात करूं, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन एटीपी। मींस यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्लूकोज जो है वो उसकी 2 मैकेनिज्म है, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्लस जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसको यूटिलाइज करता है एब्जॉर्ब होने के लिए इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पर एक बात मैं कवर करना भूल गई, वो ये है कि ग्लूकोज जब एक दफ़ा एपिथेलियल सेल के अंदर एंटर हो जाता है, तो फिर मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियल सेल की जो बेसोलेटरल सरफेस होती है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है एपिकल मेम्ब्रेन से। यहाँ पर एक और प्रोटीन चैनल मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड GLUT2 और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। इसकी खसूसियत ये है कि ये एक यूनिपोर्टर है। यूनिपोर्टर किस तरह से? बिकॉज एक मॉलिक्यूल सिर्फ एट अ टाइम मूव कर रहा है इस प्रोटीन चैनल में से, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड यूनिपोर्टर। लेकिन यहाँ पर
जैसे हमने देखा था कि 2 मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे, तो इसलिए हम उसको सिम्पोर्टर कह रहे थे। तो यहाँ पर जब ग्लूकोज एपिथेलियल सेल के अंदर या एंटेरोसाइट के अंदर एंटर हो जाता है, तो इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू, जो कि एक प्रोटीन चैनल है, से मूव होता हुआ ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाता है। सो इन दिस वे ग्लूकोज इज getting absorbed into your bloodstream. By which mechanism? By utilizing both mechanisms, facilitative diffusion plus secondary transport, secondary active transport. सो ग्लूकोज की तो स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो गई थी, लेकिन ग्लूकोज के साथ साथ आपको याद होगा वी हैव 3 काइंड ऑफ, हमने 3 तरह के मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस किए थे ना, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड गलेक्टोज। सो ग्लूकोज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को चूज़ करता है एज अ मैकेनिज्म फॉर एब्जॉर्प्शन, और गलेक्टोज भी बिल्कुल उसको ही फॉलो करते हुए, वही पाथवे फॉलो करते हुए गलेक्टोज भी आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब होता है। मीन्स गलेक्टोज भी सेम पाथवे फॉलो करता है, मीन सेम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्लस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके ज़रिए गलेक्टोज भी सोडियम के साथ सिम्पोर्ट होता है इनटू दिस एंटेरोसाइट एंड फिर GLUT2 के ज़रिए ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाता है। बट अगर हम फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज की जो एब्जॉर्प्शन है वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। फ्रुक्टोज सिंपली जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू मूव हो जाता है इनटू द सेल, और फिर वहाँ से अगेन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 के ज़रिए ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही, यहाँ पर सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है। यहाँ पर एक प्रोटीन चैनल है दैट इज़ कॉल्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5। ये मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेसिफिकली फ्रुक्टोज के बारे में। फ्रुक्टोज जो है वो एक स्पेशलाइज काइंड ऑफ प्रोटीन चैनल से गुजर है, एंड दैट स्पेशलाइज काइंड ऑफ प्रोटीन चैनल इज कॉल्ड GLUT5 और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5। सो फ्रुक्टोज फैसिलिटेटेडली डिफ्यूज़ हो रहा है। फैसिलिटेटेड हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये प्रोटीन चैनल को यूटिलाइज कर रहा है, और वो प्रोटीन चैनल का नाम क्या है? GLUT5। तो फ्रुक्टोज जब यहाँ से एंटर होता है तो अगेन जिस तरह से गलेक्टोज और ग्लूकोज GLUT2 को यूटिलाइज करते हुए ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होते हैं, इसी तरह से फ्रुक्टोज भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 प्रोटीन चैनल को यूटिलाइज करता है और ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमारी बॉडी जिस फॉर्म में एनर्जी को एक्सेप्ट करती है वो ग्लूकोज की फॉर्म है। सो इवेंचुअली जो मोनोसेक्राइड्स हैं, फ्रुक्टोज हैं, गलेक्टोज हैं, उनका भी फेट क्या है कि उन्होंने इवेंचुअली कन्वर्ट ग्लूकोज के अंदर ही होना है। अब कुछ कन्वर्जन इंटेरोसाइट्स के अंदर ही हो जाती है और कुछ कन्वर्जन होती है जाकर लिवर के अंदर। ठीक है, लिवर के अंदर जब पहुंचते हैं फ्रुक्टोज या गलेक्टोज तो वो इवेंचुअली कन्वर्ट होते हैं इनटू ग्लूकोज। फिर अब वो लिवर पर डिपेंड करता है कि वो उस ग्लूकोज को स्टोर करेगा या सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। बट हमने इवेंचुअली जो फेट है फ्रुक्टोज की भी गलेक्टोज की भी वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ही है, ग्लूकोज में ही उसको कन्वर्ट होना होता है। सो कुछ कन्वर्जन मैंने जैसे आप पहले भी बताया इंटेरोसाइट्स में हो जाती है। यहाँ पे ये देखो फ्रुक्टोज जो है वो मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ ग्लूकोज, और फिर वो बाद में ट्रांसपोर्ट हो रहा है इनटू ब्लड स्ट्रीम। यहाँ पर मैंने आपको जैसे इसको समराइज अगर हम कर लेते हैं ग्लूकोज, गलेक्टोज और फ्रुक्टोज को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने आपको चैनल बताया था, जो सिम्पोर्टर था सोडियम ग्लूकोज और गलेक्टोज का सिम्पोर्टर था, वो बेसिकली क्या कहलाता है? उस चैनल का नाम क्या है? SGLT1। S स्टैंड्स फॉर सोडियम, GL स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज एंड T स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्टर। सो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 के नाम से एक प्रोटीन चैनल मौजूद है जो एट अ टाइम सोडियम और ग्लूकोज को मूव करता है इनसाइड द सेल, और अगर गलेक्टोज ने भी मूव करना है तो वो सोडियम और गलेक्टोज भी इसी SGLT1 के थ्रू मूव करते हैं इनटू द इंटेरोसाइट, और फिर इंटेरोसाइट में बाकी सब जब एक दफ़ा इंटेरोसाइट में एंटर हो जाते हैं तो फिर ग्लूकोज, चाहे वो ग्लूकोज है, चाहे वो गलेक्टोज है, चाहे वो फ्रुक्टोज है, वो सेम चैनल को यूटिलाइज करते हैं फॉर एब्जॉर्बिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज भी उसी से मूव ऑन हो रहा है, गलेक्टोज भी उसी से होता है, और फ्रुक्टोज भी इसी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को यूज़ करता है, जो कि कहाँ मौजूद है? बेसल सर्फेस के ऊपर मौजूद है। और यहाँ पर आपको समराइज करके बताया हुआ है कि ग्लूकोज और गलेक्टोज की जो मैकेनिज्म जो फॉलो करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, वो फैसिलिटेटेड प्लस एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है और यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है। सो यहाँ पर फ्रुक्टोज की मैं बात करूँ तो वो किस ट्रांसपोर्टर के थ्रू फैसिलिटेटेडली डिफ्यूज़ होता है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 के थ्रू होता है। ठीक है, ये ATP डिपेंडेंट नहीं होता, ये सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, और फ्रुक्टोज इजीली ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है बाय यूटिलाइजिंग दिस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इसमें कमेंट कीजिएगा, सजेस्ट कीजिएगा इफ़ यू नीड समथिंग एल्स। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।